बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों को पुनः हम संक्षिप्त में आज दोहराना चाहते हैं, जिसमें विगत व्याख्यानों में हमने ऊष्मा रसायन, उसकी परिभाषा, प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद एवं आवश्यक महत्वपूर्ण समीकरणों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। हमने ऊष्मा रसायन से संबंधित हमने ये भी प्रतिपादित किया था कि ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। प्रथम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसको मैं एक प्रदर्शन के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। द्वितीय प्रकार की अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है। पुनः मैं अपने व्याख्यानों को संक्षिप्त में इस तरह से दोहरा देना चाहता हूं। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और द्वितीय प्रकार की अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है। हमने विगत व्याख्यानों में ये भी प्रतिपादित किया था, इस विषय पर भी हमने खुल करके चर्चा की थी कि ऊष्मा और एंथैल्पी जो है दोनों आपस में जो है एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हमने ये भी बताया था डेल्टा क्यू बराबर माइनस डेल एच के होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में प्लस क्यू ऊष्मा उत्पन्न होकर के पारिपार्श्विक में चली जाती है, पारिपार्श्विक में जुड़ जाती है। तो ठीक विपरीत तंत्र के संदर्भ में ऊष्मा की बराबर लेकिन विपरीत मात्रा उसी तंत्र में कमी प्रेक्षित की जाती है, जिसको हम एंथैल्पी के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। ठीक इसके व्युत्क्रम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, अर्थात पारिपार्श्विक से ऊष्मा का कुछ भाग तंत्र में समावेशित हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ी हुई ऊष्मा को हम एंथैल्पी में वृद्धि के रूप में, तंत्र के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। आज हम बहुत ही रोचक विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हमने विगत व्याख्यानों में हमने हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम हमने जो है इस पर हम चर्चा कर रहे थे, अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हमने जो है हेस ने एंथैल्पी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है अपना वक्तव्य जो है प्रस्तुत किया था, महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 1840 में हेस ने अभिक्रिया की एंथैल्पी अभिक्रिया की ऊष्मा से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है वो नियम प्रतिपादित किया था, अपना कथन प्रस्तुत किया था। और उन्होंने बताया था कोई भी रासायनिक प्रक्रम ऐसे भी जो अलग अलग जो है पथों में, अलग अलग पदों में संपन्न होता है, तो प्रत्येक पद में सन्निहित सम्मिलित समस्त एंथैल्पी का कुल योग का मान जो है स्थिर होता है, अर्थात डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री डेल एच डैश प्लस डेल एच डैश। यहाँ पर देखेंगे डेल एच वन ऐसे जब x में रूपांतरित होता है, x से y में रूपांतरित होता है, डेल एच टू डेल एच थ्री। हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे प्रत्यक्ष रूप से जब क्रियाकारक ए बी में रूपांतरित होता है तो उसमें प्रयुक्त एंथैल्पी का मान डेल एच होता है। तो डेल एच बराबर जो है इन समस्त छोटे छोटे जो पद जिसमें ये पूरा रासायनिक प्रक्रम संपन्न होता है, पूर्ण होता है,
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखेंगे क्रियाकारक जो है ए प्लस सी में जो है उसमें रूपांतरित होता है, सी बी में रूपांतरित होता है। इसमें समावेशित ऊष्मा डेल एच वन डैश और डेल एच डबल डैश होती है। तो यहाँ पर जो है हेस के नियम का जो है गणितीय रूप जो है इस तरह से हम यहाँ पर जो है प्रस्तुत करेंगे, डेल एच बराबर ये। अब हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के इस हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन एंथैल्पी के नियम को हम एक रोचक दृष्टांत की सहायता से समझते हैं, जिसमें HCl गैस और NH3 गैस आपस में क्रिया करके NH4Cl जली में जो हमें बनाना है। गणनाओं के आधार पर एंथैल्पी के मानों के आधार पर हम ये प्रमाणित करेंगे कि NH3 जो HCl गैस और NH3 गैस जो आपस में मिलकर के NH4Cl जली बनाते हैं। इसकी दो विधियाँ हैं। पहली जो वाली विधि है उसमें HCl गैस और NH3 अमोनिया दोनों आपस में क्रिया करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ठोस बनाते हैं। इसमें प्रयुक्त ऊष्मा एंथैल्पी का मान जो होता है इसको हमने डेल H1 बराबर -177.8 कैलोरी जूल पर मोल हमने यहाँ पर प्रेक्षित किया है। इसको समीकरण नंबर हमने 1 के द्वारा दर्शाया गया है। दूसरी विधि जो है एक विधि, इसमें हम इस चीज को जो है मेथड 1 में दो छोटे छोटे जो पद समावेशित हैं। दूसरे वाले में चूंकि इसके हमें जो है अमोनियम क्लोराइड जली बनाना है, तो अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पर क्रियाफल के रूप में जो है बनता है, ठोस के रूप में बनता है। इसमें जो है जलीय अवस्था में जल मिला करके इसको NH4 से जलीय अवस्था में जो है रूपांतरित करते हैं। रूपांतरित करने पर देखेंगे डेल H2 का मान जो होता है प्लस 16.32 किलो जूल प्रेक्षित करते किया जाता है। अब देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 का है, इसको समीकरण नंबर 2 का है, दोनों को जोड़ेंगे। आप देखेंगे NH4Cl जो ठोस है उससे जो है NH4Cl जो है जो दक्षिण दिशा में है, जो वाम दिशा में है, जो ठीक दाईं ओर वाला जो अमोनियम क्लोराइड है वो बाईं ओर वाले अमोनियम क्लोराइड ठोस से जो है निरस्त होता है। निरस्त होने के पश्चात में हमारे पास में जो राशि बचती है HCl गैस, ये हमने लिखा है, NH3 गैस और जल जो है वो यहाँ पर सेम वैसा का वैसे जो है हमने यहाँ पर जो अंकित किया है। और -177 प्लस 16 लगभग जो है -161.848 किलो जूल, इसको हमने एम समीकरण कहा है। आइए इसी की दूसरी जो विधि है हमने ब्लैक शाम पट्टे पे लिखा है। हमने दूसरी विधि के द्वारा पुनः मैं आपके सामने दोहरा देना चाहता हूं कि हमें HCl गैस और NaCl गैस को लेकर के अमोनियम क्लोराइड हम जली बनाते हैं। तो इसकी दो विधियां, मेथड 1 में इसको दो उपविभाजित किया गया है, दो अलग अलग पदों में उपविभाजित किया गया है। आप देखेंगे दूसरे वाला जो मेथड हमारे पास में है, इसमें हमारे पास में पहला वाला जो विकल्प है, पहला वाला जो पद सम्मिलित है वो ये है NH3 जो हमारे यहाँ पर जो हमने गैस के रूप में प्रयोग में लिया है उसमें सीधा उसमें जल मिलाते हैं। जल मिलाने पर जो है आप देखेंगे NH3 जो है जलीय प्रावस्था में रूपांतरित होती है। डेल H1 डैश बराबर -33.15, इसको हम समीकरण नंबर 3 के द्वारा अंकित करते हैं। अगले वाले जो पद है उसमें यह भी संभावना बनती है HCl गैस और जल मिलकर के HCl एक्वस बनाते हैं और प्रयुक्त जो एंथैल्पी है डेल H2 का जो मान है H इसको -74.91 और तीसरे वाले स्टेप में इन सबको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। NH3 एक्वस और HCl एक्वस, NH4Cl एक्वस, यहाँ पर जलिए, यहाँ पर जलिए, यहाँ पर जलिए और डेल H3 डैश बराबर -51.42 के, इसको समीकरण नंबर 5 बोलेंगे। 3, 4, 5 सभी को आप जोड़ देंगे। जोड़ने के उपरांत आप देखेंगे ये NH3 जो जली है, NH3 जली से क्या निरस्त होगा, HCl जली है, HCl जली से निरस्त होगा। हमारे पास में जो शेष जो क्रियाकारक रूप में बचेगा 1 मोल NH3 का बच जाएगा गैसियस रूप में और यहाँ पर HCl जो है गैसियस रूप में बच जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर यह मान जो होता है -161.48 Z समीकरण के बराबर होती है। यहाँ पर जो है M समीकरण के बराबर होती है। इस वाले राशि में हमने जो विधि प्रयोग में ली है उसमें -161.48 और यहाँ पर विधि 2 में जो है -161.48 जो है परिकलित किया गया है। सेम जो राशि है एंथैल्पी में परिवर्तन का मान समान प्रेक्षित होता है। इससे हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम की जो है वैधता जो है प्रमाणित जो है वो सिद्ध होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण
विषय किरचॉफ समीकरण पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप सभी विद्यार्थी आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित समस्त महत्वपूर्ण समीकरणें पदों को जो है आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, आभार।